हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है जी आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव में। माय नेम इज जतिन सिंह एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सब्जेक्ट, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। देखिए, सबसे पहले तो रिटायरमेंट किसे कहते हैं इसका मीनिंग जानना जरूरी है। तो आप इस चैप्टर नंबर 5 का मीनिंग देखेंगे। मीनिंग से फिर हम समझेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, आपका कंसेप्ट क्या है, फिर प्रैक्टिकल टॉपिक कौन से सब्जेक्ट में डिस्कस होंगे वो समझेंगे। तो देखिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आप कब कहेंगे कि पार्टनर क्या हो गया, रिटायर हो गया। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स ए पार्टनर, याद रखना, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, ए पार्टनर सीजीज, CEASES, सीजीज टू बी ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। देखिए स्टूडेंट्स, जब एक पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या, रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पे सीजीज का मतलब खत्म, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला गया, कहता अब से ना तुम में मुझे जानते ना मैं तुम्हें जानता। तो ये आपको मीनिंग लिखना है। अब समझिए कुछ एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में आपके 3 पार्टनर थे, एक एक्स, वाई, जेड, तीनों पार्टनर्स। तीनों के बीच में मान लीजिए रेशो, कुछ भी रेशो रही होगी। ये जो पार्टनर स्टूडेंट्स आपका जेड है, जेड कहता है जी मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मैं इस फर्म को छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक वर्ड यूज करना होगा जेड के लिए, बार बार आपके क्वेश्चंस में आएगा, रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर का मतलब वो पार्टनर जो कि फर्म को छोड़ के चला गया है, जिसने फर्म से क्या ले ली है, रिटायरमेंट ले ली है। तो अब क्वेश्चन आया कि ठीक है, जेड तो रिटायरिंग पार्टनर है, जेड तो छोड़ के चला गया, ये एक्स एंड वाई ये क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स। जब जेड स्टूडेंट्स चला जाएगा पार्टनरशिप फर्म से, तो एक्स और वाई को आप कहेंगे क्या, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। कौन से पार्टनर स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। बस ये बात आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्टूडेंट्स आपका ये। ज्यादातर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स देखा है ना, राइट। नया पार्टनर आ गया तो ओल्ड पार्टनर्स वर्ड आया, अब वर्ड आया है आपके लिए कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। स्टूडेंट्स, जब ये पार्टनरशिप फर्म बनी थी, एक्स वाई जेड तीनों ही इसके पार्टनर थे, तो इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। अब जेड ये पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला गया, यानी अब इनके बीच में जो ओल्ड एग्रीमेंट था, अब वो एग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा जैसे ही जेड चला जाएगा छोड़ के। तो ये ओल्ड एग्रीमेंट तो हुआ खत्म। तो स्टूडेंट्स, क्या जेड के जाने से अब इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाए जिसमें एक्स वाई जेड तीनों ही पार्टनर थे? नहीं, फर्म तो चलती रहेगी, पार्टनर आते रहेंगे, पार्टनर जाते रहेंगे, फर्म का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये जो एग्रीमेंट था, ये वो एग्रीमेंट खत्म हो गया। अब जैसे ही जेड ने कहा जी मैं ये रिटायरिंग पार्टनर बन गया हूं, मैं फर्म को छोड़ के जा रहा हूं, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, अब तुम देख लो। तो ये जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, अब ये फिर से बैठेंगे। इसके बाद फिर से स्टूडेंट्स इनके बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। फिर से ये टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करेंगे कि देखो भाई, जेड छोड़ के चला गया है, आप बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या करना है, गुडविल का क्या करना है, एसेट्स का क्या करना है, कैपिटल का क्या करना है, सब कुछ चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस फिर से डिसाइड होगी, कैसे प्रॉफिट बटेगा, लॉसेस का क्या करना है, रिजर्व्स का क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें ये तय करेंगे बैठ के। और उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो एग्रीमेंट होगा, इसी एग्रीमेंट की वजह से हम क्या कहते हैं कि ये जो फर्म थी जेड के जाने के बाद फिर से क्या हो रही है आपकी, रिकॉन्स्टिट्यूट। तो हम यहाँ पे फिर से देखने वाले हैं क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। कौन सी फर्म, पार्टनरशिप फर्म।
तो देखा स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होना चाहिए, तब फर्म क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट। जब स्टूडेंट्स एक पार्टनर नया फर्म को ज्वाइन करने वाला है, चैप्टर नंबर 4 में सीखा आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड, तब फर्म को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ा। अब जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है, छोड़ के जा रहा है फर्म को, फिर से स्टूडेंट्स फर्म क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। वो हम नेक्स्ट इसके बाद रिटायरमेंट के बाद डेथ वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इजी है, ठीक है। चलिए जी, अब क्वेश्चन आता है, चलिए ये पता चल गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन का पता चल गया, रिटायरिंग पार्टनर कौन है आपको पता चल गया, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है ये आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन आता है कि सर रिटायरमेंट कैसे कैसे ले सकते हैं, अपनी मनमर्जी है क्या, कभी भी रिटायरमेंट ले लें क्या? नहीं, इसके लिए थोड़ा सा हम बैकवर्ड जाएंगे, रिवाइंड में जाएंगे। स्टूडेंट्स, एक पार्टनरशिप फर्म 2 टाइप्स की होंगी। ये बेसिकली मैं रिटायरमेंट से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। पार्टनरशिप फर्म जब भी बनाई जाएगी तो कितने टाइप्स की होगी? 2 टाइप्स की। एक होती है स्टूडेंट्स आपकी फिक्स्ड पार्टनरशिप फर्म, फिक्स्ड पार्टनरशिप, और एक इसकी टाइप होती है स्टूडेंट्स आपकी पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल। देखिए फर्क समझिए स्टूडेंट्स, फिक्स्ड पार्टनरशिप का मतलब है कि तीनों ही पार्टनर XYZ, तीनों पार्टनर आए, XYZ ने मिलकर डिसाइड किया कि हम 10 साल के लिए क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। 10 साल तक हम तीनों ही पार्टनर्स रहेंगे। 10 साल तक कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ना कोई पार्टनर आएगा ना कोई पार्टनर जाएगा। इन्होंने ये टर्म एंड कंडीशन डिसाइड कर ली। तो ये हुई स्टूडेंट्स क्या, फिक्स्ड पार्टनरशिप। एक होती है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल के अंदर कोई भी एक पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म को जब उसका मन करे छोड़ के जाने का, छोड़ के जा सकता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं जब आप पढ़ रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं क्लास 12th में आपके चैप्टर में कि यहाँ पे जिस पार्टनरशिप की मैं अब तक आपको डिस्कस करता आ रहा हूँ वो पार्टनरशिप एट विल से रिलेटेड है। तो ज़्यादातर केसेस में स्टूडेंट्स 90% केसेस में पार्टनरशिप एट विल वाली होती है। ये आपको पता चल गया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक, चलिए जी, ये पार्टनर हमारा डिसाइड कर रहा है कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ। अब ये जो जेड, ये जो पार्टनर है, अगर ये छोड़ के जाना चाहता है तो इसको क्या मिलेगा, इसको क्या फ़ायदा होगा? छोड़ भाई फर्म चला गया, ठीक है, क्या इसको कुछ बेनिफिट होगा, कुछ एंटाइटलमेंट होगा? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए जी डिस्कस कीजिए स्टूडेंट्स, टॉपिक लिखिए आप यहाँ पे। इसके बाद एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, यानी जब रिटायरिंग पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, कहीं नुकसान में ही ना चला जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला उस पार्टनर को हिस्सा दिया जाएगा शेयर इन गुडविल, गुडविल में उसको एक हिस्सा मिलेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो गुडविल फर्म की बनी, फर्म ने जो इमेज, ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन जो कमाई, इन तीनों पार्टनर्स की कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से उनकी ये रेपुटेशन बनी, इनकी इमेज बनी, मार्केट में नाम बना, ब्रांड को सब पहचाने लगे। तो ये जो गुडविल है, ये जो इन्होंने अर्न की है, इसमें जेड का भी एक हिस्सा है। तो जेड स्टूडेंट जब छोड़ के जाएगा तो इस गुडविल का आप क्या करेंगे, शेयर निकालेंगे और उस हिस्से को जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जेड को उसकी पेमेंट होगी। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप लिखेंगे जी शेयर इन रिजर्व्स, शेयर इन रिजर्व्स। देखिए रिजर्व स्टूडेंट्स वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो कि इन तीनों ही पार्टनर ने आपस में ना बांट के कुछ हिस्सा रिजर्व के अंदर डाल के रखा है कि भाई फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेन हो जाए
तो इस रिजर्व में से हम यूज कर लेंगे उस पैसे को अनसर्टेनिटीज को मीट आउट करने के लिए। अब जब जेड आ रहा है, रिजर्व का पैसा यूज हुआ नहीं, किसी भी रीजन की वजह से कोई ऐसी आपत्ति आई नहीं बिजनेस में, तो ये रिजर्व के पैसे का क्या किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट जेड का भी प्रॉफिट का हिस्सा था। जब ये रिजर्व बनाना तो जेड ने भी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा छोड़ा था, इसके लिए सैक्रिफाइस किया था, तो जेड को भी स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, रिजर्व्स में एक हिस्सा दिया जाएगा उसके पार्टनर के, यानी जेड के कैपिटल अकाउंट में, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिजर्व की अमाउंट को, गुडविल की अमाउंट को क्रेडिट करेंगे। दो बेनिफिट मिल गए। तीसरा, जेड किसके लिए एंटाइटल्ड होगा, जेड को मिलेगा स्टूडेंट्स शेयर इन दी रीवैल्यूएशन, या मैं कहता हूं रीवैल्यूड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। स्टूडेंट्स जब जेड जाएगा तो जब जेड ने एक्स वाई जेड ने मिलके फर्म स्टार्ट की थी, तो बुक्स के अंदर जो एसेट्स जो लाइबिलिटीज शो हो रहे थे वो तो बुक वैल्यू पे शो हो रहे थे, है ना, वो उस टाइम पे जितने खरीदे थे। अब जेड जिस दिन जाए उस दिन वैसे ही एसेट्स थोड़ी है, एसेट्स बढ़ भी सकते हैं, एसेट्स घट भी सकते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अगर स्टूडेंट्स आपने बनाया यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, आप पहले से सीखते आ रहे, वहां हुआ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा हमारा ये जेड भाई ले जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर। अगर स्टूडेंट्स हुआ लॉस तो भी हम जेड भाई के मत्थे वो लॉस रख देंगे, देख भाई जेड भाई ये ले गुडविल का हिस्सा पकड़, रिजर्व का पकड़, और ये लॉस हुआ है एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करते वक्त, ये हिस्सा भी तेरा है, प्रॉफिट भी तेरा है, लॉस भी तेरा है। जब क्या करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करेंगे। समझ गए? ये मेनली स्टूडेंट्स क्या है, तीन बेनिफिट हैं किसके लिए, रिटायरिंग पार्टनर के लिए। आप बेनिफिट्स कहिए, आप इसको एंटाइटलमेंट कहिए, है ना, कुछ भी कह लीजिए, आपकी मर्जी है, आप एग्जाम में जैसे आपका मन करे वैसे एक्सप्लेन कर देना। अब देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करेंगे वो होगा, यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम। चलिए, टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स लाइबिलिटीज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, क्या वो लाइबल भी होगा, उसकी कुछ लाइबिलिटीज भी होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइबिलिटीज किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में आएगा, किससे संबंधित हम लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो आप लिखना लाइबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी क्या है, चलिए समझते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे दो केस है, इसको समझने के लिए आपको दो टुकड़ों में बांट दीजिए इसका। सबसे पहला केस 1 लिखिए आप, केस 1 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ओनली। और सेकंड केस स्टूडेंट्स आप इसमें लिखेंगे केस 2 आफ्टर रिटायरमेंट। बस स्टूडेंट्स मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म ने क्या कर रखा है, ये थर्ड पार्टी यानी मैं कहता हूं बैंक से लोन ले रखा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इस लोन के प्रति ये जो रिटायरिंग पार्टनर आपका जो कौन है, हमारा यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर जेड, ये जेड क्या लाइबल होगा। स्टूडेंट्स अगर इस पार्टनर ने क्या कर लिया है, रिटायरमेंट ले ली है, तो ये बिल्कुल लाइबल नहीं है। जिस दिन इसने रिटायरमेंट ली उस दिन तक ही ये लाइबल है, जिस दिन ये छोड़ के चला गया टाटा बाय बाय, बस बात खत्म, क्वेश्चन वहीं पे खत्म। लेकिन ये लाइबल कब होगा, केस 2 कहता है कि ये रिटायरमेंट के बाद भी लाइबल होगा। कब स्टूडेंट्स, इफ
आप लिखेंगे इफ देर इज एन एब्सेंस ऑफ पब्लिक नोटिस। बस ये लाइन आपको याद रखनी है, पब्लिक नोटिस। ये पब्लिक नोटिस क्या है स्टूडेंट्स? जेड जब भी एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है तो उस पार्टनर को ये बताना होता है, अखबार के अंदर एज ए एडवर्टाइजमेंट के रूप में छपवाना होता है कि देखिए मैं जेड एक पार्टनर था, इस पार्टनरशिप फर्म में इतने सालों तक मैं पार्टनर रहा, अब मैं इस फर्म से रिटायरमेंट लेके जा रहा हूँ। अगर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं हम पब्लिक नोटिस, जो उसने एडवर्टाइजमेंट दी। अगर वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं देता तो स्टूडेंट्स इस केस में इस पब्लिक नोटिस के बिना, जो उसने एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में नहीं दी है, तो ये बैंक लोन जो भी होगा इसके प्रति ये जो थर्ड पार्टी है हमारा जेड भी क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। अगर वो पब्लिक नोटिस दे देता है तो बस जिस दिन उसने रिटायरमेंट ली वो चला घर पे, उसके बाद फर्म जाने, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जाने या बैंक जाने, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये चीज़ें स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। आपको लाइबिलिटीज़ का पता चल गया कि कब लाइबल है। अब मैं बताता हूँ आपको कि जब रिटायरिंग पार्टनर्स की कंडीशन क्या क्या है, कि कब एक रिटायरिंग पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, कब एक पार्टनर का मन करे वो छोड़ के जा सकता है। 3 कंडीशन होगी, पहले से नोट डाउन कीजिए फिर उनको डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डन। चलिए जी, अब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि कब एक पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लिखिए, when a partner रिटायर, कब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होगा? सबसे पहला, when there is already mentioned in the agreement। जब स्टूडेंट्स क्या हो, पार्टनर्स पहले से ही एग्रीमेंट में ये तय कर दे कि भाई 4 साल के बाद मार्च के महीने में इतनी तारीख को जेड फर्म से रिटायरमेंट ले लेगा, तब कंडीशन नंबर 1। सेकंड, व्हेन all other partners agree only। जब स्टूडेंट्स, जो पार्टनर सारे के सारे ये डिसीजन ले ले कि हाँ भाई कोई पार्टनर जाना चाहता है, हम उसको परमिशन देते हैं, कोई भी चला जाए, तब स्टूडेंट जा सकता है। तीसरा स्टूडेंट्स केस, व्हेन एट विल इज एडॉप्टेड। मतलब अभी आपको बताया था ना, पार्टनरशिप 2 तरह की होती है, एक फिक्स्ड होती है, एक पार्टनरशिप एट विल। तो यहाँ पे एट विल का मतलब ही ये है कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर जब मन करे उसको छोड़ के जा सकता है। बस उसको क्या करना होगा, पहले से एक रिटर्न के अंदर लिखत में कंसेंट देना होगा। बस लिख के ये बताना होगा कि देखो जी मैं पार्टनर हूँ, कागज के एक टुकड़े पे, जैसे आप स्कूल से एप्लीकेशन लिखते हैं ना छुट्टी के लिए कि मुझे आज फीवर हो गया, मुझे जाने दीजिए, ठीक वैसे ही ये भी एक एप्लीकेशन लिखेगा कि मेरा मन कर रहा है, मैं पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं कंटिन्यू करना चाहता, तो मैं इसको छोड़ के जाना चाहता हूँ, ये लीजिए एप्लीकेशन। बस उसके बाद वो पार्टनर छोड़ के चला जाएगा।
तो ये 3 कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखनी है। काफ़ी बार एग्जाम में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हो सकता है। तो मेन थ्योरी से रिलेटेड लबालब ये था, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि हम इस चैप्टर में कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। जो पार्टनरशिप फॉर्म अब ये छोड़ के चला गया, ये पार्टनर तो रिटायरमेंट ले गया, तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में फिर से नया एग्रीमेंट बनेगा, फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। तो हमें कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, पार्टनरशिप फर्म में कौन से अकाउंट्स में क्या बदलाव होगा वो सीखेंगे। चलिए पहले से नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मेनली आपके इस चैप्टर में, जिसके ऊपर हमारे अलग से एक सेशन होगा। सबसे पहले तो आपको जब ये पार्टनर छोड़ के चला गया है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में अब नई रेशियो क्या होगी, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये कैलकुलेट करनी है। उसके बाद इसी में पार्टनर्स, कोई पार्टनर गेन करेगा, ऑब्वियस सी बात है छोड़ के चला जाएगा तो आपको गेनिंग रेशियो क्या है ये पता लगाना है। इसके साथ साथ जब आप गेनिंग रेशियो और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे ना, तो आपको इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आ जाता है कि आपका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन गेनिंग, याद रखना क्या है, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्पेशली इसी चैप्टर में स्टूडेंट्स ये गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का डिफरेंस पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिटायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन में इसको एक्सप्लेन करना, कैसे करना है हम सीखेंगे। ये प्रैक्टिकल पोर्शन हुआ, ये थ्योरी से रिलेटेड हुआ। इसको करने के बाद स्टूडेंट्स आपको देखना है टॉपिक नंबर 2। फिर हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि भैया गुडविल का क्या किया जाए। गुडविल का करने के बाद ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स आपको करना है क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका, एक तो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस एंड रिजर्व्स या फिर फिक्टिशियस एसेट्स, आपको पता ही है कौन से होते हैं। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखेंगे। फिर स्टूडेंट्स 4th आपको देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यूड करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद 5th यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टूडेंट्स आप देखेंगे पेमेंट किसको, पेमेंट टू दी रिटायरिंग पार्टनर। भाई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, पेमेंट तो करनी पड़ेगी, है ना। इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, लोन्स। आपके रिटायरिंग पार्टनर से रिलेटेड जो लोन्स हैं उनको भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो दोनों एक साथ कोशिश करेंगे हम सॉल्व करने की। और सबसे लास्ट टॉपिक आपको करनी होगी क्या, एडजस्टमेंट। तो आप देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। याद रखना ये टॉपिक आप डिस्कस करेंगे इन proportion टू दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उस टाइम पे
उसके अनुपात में। बस स्टूडेंट्स, जब हम ये 6 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब पार्टनर तो रिटायरमेंट ले गया, हमारी फर्म क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। तो यहाँ हम इनडायरेक्टली इन 6 टॉपिक्स में फिर से हमारी फर्म का क्या कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो जब भी स्टूडेंट्स पार्टनर आए, पार्टनर जाए, पार्टनर रिटायरमेंट ले ले, पार्टनर की डेथ हो जाए, तो फर्म क्या होगी, फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कब, जब क्या हो जाए, आपका कोई पार्टनर रिटायर ले ले, तो आपको कौन से पॉइंट वहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो मेनली ये 6 पॉइंट्स को आपको बताना होगा जी। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो एक पार्टनरशिप फर्म क्या क्या करती है भाई, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेगी, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करेगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट्स, उसके बाद रिवैल्यूएशन करेगी अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज़ का, पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके लोन्स का क्या है, उसको कितनी पेमेंट करनी है ये देखेगी, और लास्ट में कैपिटल स्टूडेंट्स कैसे एडजस्ट करना है ये भी हम सीखेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुपात में, प्रोपोर्शन में। बस ये मेन टॉपिक था। अब मैं थोड़ा सा आपको आज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्कस करवाऊंगा, 1-2 प्रैक्टिकल करवाऊंगा। मेन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गारंटीड क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, तो ध्यान से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझना। चलिए नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब प्रैक्टिकल पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आप लिखेंगे ए, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और आपकी गेनिंग रेशो भी हम यहीं से समझ लेंगे। चलिए क्या है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको 2 पार्ट्स में पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे केस फर्स्ट, जब व्हेन न्यू रेशो आपको नहीं दी हो, क्वेश्चन में गिवन ना हो, न्यू रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस केस में कैसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, चलिए सीखिए। स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। इनके बीच में रेशो क्या थी, 3:2:1। ये जेड जो पार्टनर था, इसने क्या किया, यहाँ पे रिटायर हो गया, इसने ले ली रिटायर। तो अब जो ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी, बस आपके पास ये क्या है, ओल्ड रेशो है। तो यहाँ पे अब ये जो ओल्ड रेशो है ना, एक्स और वाई के बीच में 3:2 ही, यही क्या कहलाएगी अब से आपकी न्यू रेशो, यही न्यू रेशो बन जाएगी। और इसी रेशो को ही हम क्या कहेंगे, आपकी गेनिंग रेशो। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी स्टूडेंट, सिर्फ ओल्ड इंफॉर्मेशन आपको पता है कि ओल्ड रेशो क्या थी, नई रेशो के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इस तरह के क्वेश्चंस में जो पार्टनर चला गया ठीक है, जो पार्टनर्स बच गए, जो उनके बीच में रेशो है, ये माना जाएगा कि अब से वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उसी रेशो में ही अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। तो यही क्या कहलाएगी, इनकी न्यू रेशो बन जाएगी, और इसी को ही हम क्या कहेंगे, गेनिंग रेशो। याद रखना इस बात को, ठीक है। केस 1 हुआ। अब आइए केस नंबर 2 आपका, केस 2, व्हेन इंफॉर्मेशन related to the new ratio
इज गिवन। देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में जब आपको नई रेशो बताई गई हो कितनी है, या फिर इसके अलावा कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो न्यू रेशो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। यहाँ आप जैसे ही ये करेंगे, पार्टनर आपका छोड़ के जा रहा है, ठीक है, उसके बाद ये जो बैलेंस आएगा आपका, ये जो अमाउंट आएगी, ठीक, यहाँ आपने कोई अमाउंट थी, इसमें से इसको माइनस किया, यहाँ कोई थी, इसमें से इसको माइनस किया, तो यहाँ स्टूडेंट्स जो भी आपकी फिगर्स आई हैं, या तो इसमें अगर ये फिगर क्या है आपकी पॉजिटिव है, तो पार्टनर क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू क्या है नेगेटिव आई, तो इसका मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है, आपका गेन कर रहा है, ये आपका गेनिंग पार्टनर कहलाएगा, राइट। और ऊपर वाला पार्टनर क्या कहलाएगा, आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप पहले से सीखते आए हो। ये ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को सब्ट्रैक्ट कर देना, जो प्लस में आएगा सैक्रिफाइसिंग, जो माइनस में आएगा वो गेनिंग पार्टनर। गेनिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो पता चल गई, इसमें तो आप मास्टर हो ही। तो चलिए, ये सिंपल सा स्टूडेंट्स कंसेप्ट था, न्यू रेशो से रिलेटेड गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, इनका डिफरेंस क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके प्रैक्टिकल बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान से देखना। इन्हीं के बेसिस पे ही आगे वाले टॉपिक हमारे कवर होंगे, जब फर्म क्या होगी रिकॉन्स्टिट्यूट, क्योंकि आपका पार्टनर रिटायर होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन के साथ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।